हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, हमने उत्तराखंड के इतिहास में स्टार्ट किया है गढ़वाल का परमार राजवंश। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आप जान सकेंगे कि गढ़वाल में परमार वंश की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और किस प्रकार से कनकपाल धार नगरी गुजरात से आता है बद्रीनाथ धाम की यात्रा में। यहाँ जो चांदपुरगढ़ है वहाँ के शासक भानु प्रताप अपनी पुत्री सुचित्रवीणा का विवाह कनकपाल से करवाते हैं और कनकपाल को दहेज स्वरूप चांदपुरगढ़ भेंट करते हैं और चांदपुरगढ़ से ही कनकपाल स्थापना करता है पंवार राजवंश की। तो दोस्तों, ये सभी तथ्य और इससे रिलेटेड जो हमने तथ्य हमें ज्ञात हैं अलग अलग किताबों से हमने इकट्ठा किए हैं, तो उस सब को हमने उस वीडियो में डाला है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम इन शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आनंदपाल फर्स्ट, जो कि 18वां शासक है, सोनपाल, लखनदेव पाल या लक्षणदेव, अनंतपाल सेकंड और जगतपाल और जीतपाल और आनंदपाल सेकंड के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि जो चांदपुरगढ़ का शिलालेख है उसमें 36 राजाओं के नाम अंकित हैं। तो जो जानकारी मिलती है वो कितने राजाओं की, 36 राजाओं की, 1 से 36 राजाओं के नाम उसमें हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस युग को कहा है अंधकार युग। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई अलग अलग क्रम है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कोई 18वां, फिर 18वें के बाद 24वां, फिर 28वां, 29वां, 34वां, 35वां, 36वां। तो दोस्तों, जो भी जानकारी हमें प्राप्त है, जो भी जानकारी हमें अलग अलग किताबों से मिलती है या जो शिलालेख हमें मिले हैं, पवाड़ों से जो जानकारी मिलती है, उसके आधार में उत्तराखंड के इतिहास को संजोया गया है। और हम आज देखेंगे कि जो जानकारी हमें इन शासकों के बारे में पता है, क्योंकि 36वें के बाद 37वां शासक आता है अजयपाल, उसके बारे में तो पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। तो हम आज पढ़ेंगे एक से एक। पहले शासक के बारे में हमने पढ़ लिया, बीच के शासकों में जिनकी जानकारी हमें प्राप्त है उनके बारे में। और ध्यान रखिएगा कि 1 से 36 राजाओं के नाम हमें चांदपुरगढ़ के शिलालेख से मिलते हैं, जिसमें इनके नाम तो हैं लेकिन जानकारी का अभाव है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग की संज्ञा दी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम आनंदपाल फर्स्ट से जो पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे ही पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर इन वीडियोस को लगातार देखते हैं तो आप निश्चित रहिए कि पंवार वंश से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम आज देखेंगे पहला आनंदपाल फर्स्ट। आनंदपाल फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1191 से 1210 माना गया है और यह पंवार वंश का 18वां शासक रहा है। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जैसा कि आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास अगर पहले पढ़ा है या कोई अगर नया है तो उसके लिए ये पॉइंट है। और आपने एक नाम सुना होगा, अशोक चल। ठीक है दोस्तों, डोटी राज्य का, ये डोटी जो कि अभी वर्तमान में नेपाल, वहां का शासक था अशोक चल। तो अशोक चल ने 1191 में दोनों ही जगह आक्रमण किया था, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक चल ने जब 1191 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय गढ़वाल नरेश कौन थे। गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था तो उस समय जो पंवार वंश के शासक कौन राज कर रहे थे, उस समय गणपति थे आनंदपाल प्रथम। ऐसे ही 52 गणपति अलग अलग थे। तो अशोक चल के आक्रमण के समय पंवार वंश के या पंवार शासक कौन थे, तो आप याद रखिएगा आनंदपाल फर्स्ट। और अशोक चल ने आक्रमण कब किया था,
91 ईस्वी में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस समय पे क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और 92 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आप ये भी चीज इससे याद रख सकते हैं, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड में मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे रिलेटेड हमें और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो अशोक चल ने 1191 में आक्रमण किया गढ़वाल पर। अब गढ़वाल पर आक्रमण करके इसने गढ़वाल पे अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अधिकार करने पे क्या हुआ, जो चांदपुरगढ़ था, अब चांदपुरगढ़ पे अशोक चल का अधिकार हो गया। तो आनंदपाल ने अपनी राजधानी, जो आनंदपाल ने अपनी राजधानी मलवा कोट स्थानांतरित कर दी। तो अपनी राजधानी को मलवा कोट में कुछ समय के लिए स्थानांतरित करने वाला शासक कौन है, आनंदपाल फर्स्ट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि अशोक चल ने आक्रमण करके इसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार से गणपति हुआ करता था कांतिपाल, इसका भी नाम, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो कांतिपाल एक गणपति थे, ये एक गणपति थे। इन्होंने भी अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया नागपुरगढ़। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि नागपुरगढ़ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था, ये गणपति थे कांतिपाल उन्होंने। तो जो आनंदपाल फर्स्ट से रिलेटेड जो जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या रखने हैं, तो किस अशोक चल के आक्रमण के समय गढ़वाल के शासक या उस समय पवार वंश के शासक कौन रहे हैं, आनंदपाल फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये पवार वंश के 18वें शासक हैं। अशोक चल के गढ़वाल पर अधिकार या इनके क्षेत्र पर अधिकार हो जाने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी को मलवा कोट स्थानांतरित कर दिया। और इसी प्रकार एक गणपति थे कांतिपाल, जिन्होंने अपनी राजधानी को नागपुरगढ़ में स्थानांतरित किया। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि गढ़वाल या कुमाऊं का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और उसमें थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर कराते हुए चले। तो चलिए दोस्तों, आनंदपाल फर्स्ट में इतने पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरे शासक की ओर, और इनका शासनकाल में से कोई आप सन नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इनके जो सन है इनमें विवाद रहता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम सोनपाल के बारे में। अब जो हमारे इसके बाद जिनकी जानकारी मिलती है हमें वो है सोनपाल। सोनपाल का शासनकाल रहा है 1243 से 1250 तक, और ये रहे हैं 24वें शासक रहे हैं परमार वंश के। तो परमार वंश के 24वें शासक है सोनपाल, या इन्हीं का नाम है, आप एक और देख सकते हैं, सुवर्णपाल। तो ध्यान रखिएगा, सोनपाल बोले या सुवर्णपाल। अब देखिए इन्हीं के नाम से अभी तक हमने देखा था कि परमार वंश के संस्थापक कौन है, कनकपाल। कनक का अर्थ भी सोना ही होता है। तो ऐसा माना गया है कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि परमार वंश की जो स्थापना की थी वो सोनपाल ने की थी या सुवर्णपाल ने की थी। लेकिन क्या दोस्तों ये संभव है? ये पवार वंश के 24वें शासक हुए हैं। पवार वंश की स्थापना 888 में हो चुकी है, इनका शासनकाल 1243 का है। तो क्या ये संभव है कि ये पवार वंश के संस्थापक हो सकते हैं? तो हम इस तथ्य को नकार देते हैं और हम संस्थापक कनकपाल को ही मानेंगे। हो सकता है इतिहासकार इनके नामों से कंफ्यूज हो गए हो, कनक और सोने में, तो सोन और कनक में, तो शायद इन्होंने कनकपाल को ही सोनपाल समझ लिया है। तो ऐसा माना जाता है, इतिहास है। तो इतिहास में बहुत सारे तथ्य, उत्तराखंड के इतिहास में बहुत सारे तथ्य उलझे हुए हैं, तो उनको समझने के लिए हमें सारे ही डायमेंशन में सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, तो सोनपाल, अब सोनपाल संस्थापक तो है, ठीक है दोस्तों, पवार वंश के संस्थापक नहीं है, पवार वंश के संस्थापक कनकपाल ही है। तो सोनपाल के समय में हुआ क्या? सोनपाल के समय में पवार वंश या परमार वंश दो भागों में बट गया, ठीक है दोस्तों। तो पवार वंश दो भागों में किसके शासनकाल में बटा?
ये बटा था सोनपाल के शासनकाल में। अब दो भाग क्या हो गए, एक शाखा या दो भाग, या हम कह सकते हैं दो शाखाएं। तो इनकी एक शाखा तो रही चांदपुरगढ़ में पवारों की, और एक शाखा आ गई भिलंग घाटी। ठीक है दोस्तों, भिलंग घाटी में सोनपाल ने किसको हराया, खसों को हराकर अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, तो भिलंग घाटी में सोनपाल ने खसों को हराकर भिलंग घाटी में अपना राज्य स्थापित किया। इसीलिए ये कहते हैं कि, या इतिहासकार कहते हैं कि जो भिलंग घाटी है, भिलंग घाटी में पवार वंश की स्थापना, तो भिलंग घाटी में पवार वंश का संस्थापक किसे बोला जाता है, सोनपाल को। तो आप याद रखिएगा कि भिलंग घाटी में पवार वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है, सोनपाल, जो कि 24वें शासक है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के नाम पे इसको भिलंग घाटी को सोनी भिलंग भी कहा जाता है। आप ये पॉइंट भी नोट करिएगा। तो इनके नाम पे ही इस घाटी को सोनी भिलंग भी कहा जाता। तो इन्होंने इधर अधिकार कर लिया और भिलंग घाटी में पवार वंश की एक शाखा चलने लगी। या भिलंग घाटी पे जो पवार वंश है वो शासन करने लगा, जो सोनपाल। इसीलिए और इस घाटी को क्या बोला गया, सोनी भिलंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, या भिलंग घाटी पर अधिकार कर लिया तो इसीलिए इस घाटी को सोनी भिलंग भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त जो भिलंग घाटी के शासक हैं, जितने भी भिलंग घाटी के पवार शासक आएंगे वो खुद को क्या कहते हैं, सोनवंशी। जितने भी शासक हैं वो सभी खुद को क्या कहते हैं, सोनवंशी है, क्योंकि सोनपाल ने भिलंग घाटी में पवार वंश की स्थापना की है। इसीलिए भिलंग घाटी में जितने भी शासकों ने राज किया है सारे के सारे स्वयं को क्या बतलाते हैं, सोनवंशी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें दोनों ही पॉइंट, तो दो शाखाओं में बढ़ गया पवार वंश किसके शासनकाल में, सोनपाल के शासनकाल में। तो एक शाखा तो रही चांदपुरगढ़ में, दूसरी शाखा आ गई भिलंग घाटी में। और भिलंग घाटी में किसको हराकर सोनपाल ने पवार वंश की स्थापना की, खसों को हराकर। किसको हराकर, खसों को हराकर। भिलंग घाटी में पवार वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है, सोनपाल। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस घाटी को सोनी भिलंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और भिलंग घाटी के शासक स्वयं को क्या बतलाते हैं, सोनवंशीय बतलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट है, आप नोट करिएगा। जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं आपको, इसमें से कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के आप जैसे ही पेपर उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस तो दिया हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन डीपली किधर से क्या उठेगा कोई नहीं जानता। इसलिए हम सारे ही टाइप के जितने भी क्वेश्चन डीप हो सकते हैं सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले शासक की ओर, जो कि हैं लखनदेव या लसणदेव पाल। ठीक है दोस्तों, तो सोनपाल और सुवर्णपाल याद रखिएगा 24वें शासक है, भिलंग घाटी में पवार वंश की स्थापना करने वाले। ठीक है दोस्तों, अगले शासक हैं लखनदेव पाल। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानकारी मिली है, मैं सारी कवर करने की कोशिश करूंगा। लखनदेव पाल या लक्षण देव इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, शासनकाल इनका रहा है 1310 से 1333 तक। ये पवार वंश के 28वें शासक हैं। तो पवार वंश के 28वें शासक हैं ये कौन, लखनदेव पाल या लक्षणदेव। ठीक है दोस्तों, तो पवार वंश के 28वें शासक। अब इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यह भी कहां के शासक हैं, यह भी भिलंग घाटी के शासक हैं। यह भी भिलंग घाटी के शासक, यह भी भिलंग घाटी के शासक हैं। इसका मतलब जो लखनदेव या लक्षणदेव में, यह भी भिलंग घाटी में ही शासन करने वाले पवार वंशीय शासक हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, तो पवार वंश के पहले शासक, पवार वंश के पहले शासक जिन्होंने स्वयं की मुद्राएं छपवाई। तो जिन्होंने स्वयं की मुद्राएं जारी की। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, तो किस शासक ने, कौन से पवार वंश के पहले शासक है जिन्होंने स्वयं की मुद्राएं जारी की, तो वो है लखनदेव या लक्षणदेव पाल।
ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पहले शासक जिन्होंने स्वयं की मुद्राएं जारी की। और जो ये मुद्राएं जारी की, इसका जो व्यास रहा है, जो इस मुद्रा का व्यास है वो 1.5 सेंटीमीटर। इस मुद्रा का व्यास है 1.5 सेंटीमीटर। और इस मुद्रा के पूर्व भाग में, आगे के भाग में, सॉरी पूर्व भाग में नागरी लिपि में, पूर्व भाग में नागरी लिपि में लक्षण देव लिखा हुआ है। तो लक्षण देव अंकित है इसके पूर्व भाग में, इस मुद्रा के पूर्व भाग में लक्षण देव अंकित है। तो याद रखिएगा कि स्वयं की मुद्राएं प्रकाशित या स्वयं की मुद्राएं जारी करने वाले शासक कौन है? लखन देव या लक्षण देव पाल। इस मुद्रा का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। इसके पूर्व भाग में नागरी लिपि में लक्षण देव अंकित है, तभी यहां से हम इनका नाम लक्षण देव भी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो भिलंग घाटी, और सॉरी एक और पॉइंट आप यहां से नोट करिएगा कि यह मुद्रा हमें प्राप्त कहां से हुई है? तो ये पुराना दरबार टिहरी से हमें प्राप्त हुई है। तो पुराना दरबार टिहरी से यह मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। तो ये इसका स्थान जो है इस मुद्रा का वो कहां से मिली है? पुराना दरबार टिहरी से यह मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। उसके अतिरिक्त भिलंग घाटी के ये जो लखन देव या लक्षण देव पाल हैं, ये भिलंग घाटी के प्रथम स्वतंत्र शासक हैं, क्योंकि इन्होंने स्वयं की मुद्राएं, तो स्वयं की मुद्राएं वही शासक जारी कर सकता है जिसका किसी पे भी, जो किसी को टैक्स या जो किसी के अधीन ना हो। तो हम लखन देव को भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इससे पहले जितने भी शासक रहे वो सब हैं, हम भिलंग घाटी की बात कर रहे हैं तो जितने भी शासक हैं वो सब किसी न किसी के अंडर थे। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वह कत्यूरी शासकों को, उस समय जो भी कत्यूरी शासक थे उनके अधीन रहे हों, उनके सामंत या उनके गणपति रहे हों। तो यह वो कत्यूरी शासकों को टैक्स शायद दिया करते थे। तो इन्होंने स्वयं की मुद्राएं जारी की, इसीलिए इतिहासकार इनको भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक बतलाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको लखन देव या लक्षण देव के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले शासक की ओर, जो है हमारे अनंतपाल सेकंड। अगले शासक है हमारे अनंतपाल सेकंड, अनंतपाल द्वितीय बोलते हैं इन्हें, अनंतपाल सेकंड या अनंतपाल द्वितीय, जिनका शासनकाल 1333 से 1354 तक माना गया है। यह कौन से शासक हैं? यह लखन देव के बाद आए 29वें शासक हैं। तो 29वें शासक हैं परमार राजवंश के लखन देव या अनंतपाल सेकंड, परमार वंश के 29वें शासक हैं। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यह भी याद रखना कि यह भी कहां के शासक हैं? भिलंग घाटी के ही शासक रहेंगे। यह भी कहां के शासक हैं? भिलंग घाटी के शासक हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त अब क्योंकि इनसे रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अनंतपाल सेकंड का, वो ध्यान रखिएगा कि अनंतपाल सेकंड का क्या मिला है हमें? धारशिल शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो धारशिल शिलालेख, अनंतपाल द्वितीय का धारशिल शिलालेख हमें मंदाकिनी घाटी चमोली से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अनंतपाल सेकंड का धारशिल शिलालेख मंदाकिनी घाटी चमोली से हमें प्राप्त हुआ है। तो मंदाकिनी घाटी चमोली से किस परमार वंश के शासक का हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है? अनंतपाल द्वितीय का। और यह शिलालेख क्या है? तो इसे बोला गया धारशिल शिलालेख। अब याद रखिएगा कि धारशिल गांव जो है ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। ठीक है दोस्तों, तो धारशिल शिलालेख है अनंतपाल सेकंड से संबंधित। और ध्यान रखिएगा कि यह भिलंग घाटी से प्राप्त होने वाला पहला शिलालेख है।
चांदपुरगढ़ से तो हमें कनकपाल का ही शिलालेख मिल गया था। तो भिलंग घाटी से प्राप्त होने वाला पहला शिलालेख किसका है? दार्शिल शिलालेख अनंतपाल सेकंड का। तो याद रखिएगा कि भिलंग घाटी से किस शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, या भिलंग घाटी से प्राप्त होने वाला पहला शिलालेख क्या है? दार्शिल शिलालेख, जो कि अनंतपाल द्वितीय का है। और एक और चीज याद रखिएगा कि अनंतपाल द्वितीय को एक अन्य नाम भी दिया गया है, तो इनका अन्य नाम है मुकुंद देव। तो ध्यान रखिएगा कि इनका एक अन्य नाम क्या है? मुकुंद देव भी एक इनका अन्य नाम है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अनंतपाल सेकंड से रिलेटेड ये सभी पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आ जाए, इसीलिए मैंने इन सबको कवर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले शासक के बारे में। तो अगले शासक है हमारे जगतपाल। अगले शासक है हमारे जगतपाल, जिनका शासनकाल है 1442 से 1460 तक, और ये पंवार वंश के 34वें शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पंवार वंश के 34वें शासक हैं जगतपाल, जिनका शासनकाल रहा है 1442 से 1460 तक। ठीक है, तो जगतपाल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जगतपाल सबसे पहले उत्तराधिकारी किसके हैं? तो यह किसके? आसनदेव। यह आसनदेव के उत्तराधिकारी है। इसका मतलब जो इससे पहले जो 33वें शासक थे वो कौन थे? आसनदेव शासक हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जगतपाल आसनदेव के उत्तराधिकारी हैं। अब जगतपाल से रिलेटेड क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? तो जगतपाल ने क्या करा था? जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है, ठीक है दोस्तों, तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र दान किया था। तो जगतपाल ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र दान किया था। ये कब किया था? तो 1455 ईस्वी में इन्होंने इस ताम्रपत्र को दान किया था। तो 1455 ईस्वी में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जगतपाल ने एक अपना ताम्रपत्र दान किया था। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किसी पंवार शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कि जगतपाल का है। ठीक है दोस्तों, और यह इस ताम्रपत्र में जो जगतपाल है उसने स्वयं को क्या कहा है? रजवार कहा। तो याद रखिएगा किस ताम्रपत्र में जो जगतपाल है उन्होंने स्वयं को रजवार कहा है। तो यह है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर का ताम्रपत्र। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि रजवार, ये कास्ट भी देखने को मिलती है। तो जगत, और देखिएगा अभी तक हमने शिलालेखों की बात की, तो पहला पंवार शासक जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो जगतपाल वो पहले शासक हैं जिनका ताम्रपत्र, तो पहले शासक जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, मिला है या प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पंवार वंश के पहले शासक कौन है जिनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, या प्रथम ताम्रपत्र किस शासक का प्राप्त हुआ है? तो यह है जगतपाल। तो आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और यहां से वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। तो शिव प्रसाद डबराल है, इतिहासकार है, इनको चारण कहा जाता है। तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जगतपाल ने ही पंवार वंश की नींव रखी थी, या पंवार वंश का संस्थापक बतलाते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल जगतपाल को ही पंवार वंश का संस्थापक बतलाते हैं, जो कि सिरे से हम बाकी के इतिहासकार या जो तथ्य हमें ज्ञात है वो इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं, सिरे से नकार दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार पंवार वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? जगतपाल। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। लेकिन जो जितने भी हमारे हम आयोग की बात करें या अधिकतम जो इतिहासकार हैं, सभी के अनुसार कनकपाल ही पंवार वंश के संस्थापक होंगे। तो आप याद रखिएगा इन सबको। तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ही बस जो जगतपाल हैं वो पंवार वंश के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, और आप एक क्वेश्चन वो भी ध्यान रखिएगा कि
भिलंग घाटी में पंवार वंश के संस्थापक, पंवार वंश की स्थापना करने वाले, तो वो है सोनपाल या सुवर्णपाल। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। अभी तीसरा संस्थापक भी आएगा जिसे बोलेंगे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों, या वो अभी आएंगे 37वें शासक अजयपाल। तो आप इस पॉइंट, जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप सभी को नोट करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बड़े ही अलग तरीके से, भिन्न तरीके से पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम सारे ही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस कवर कराएं। ठीक है दोस्तों, और अगले जो दो शासक हैं उनकी कोई ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, तो आप सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा। जो 35वें शासक हैं वो हैं जीतपाल, और जो 36वें शासक हैं वो हैं आनंदपाल द्वितीय। ठीक है दोस्तों, आनंदपाल द्वितीय का ही उत्तराधिकारी है। अब जो हम अगली वीडियो में जिनके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गढ़ नरेश या गढ़पाल अजयपाल के बारे में, जो कि हमारे 37वें शासक होंगे, जिन्होंने 52 के 52 गढ़ों को जीत के गढ़वाल को एकीकृत किया था। तो आज कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अजयपाल के ही ऊपर आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आप सुझाव या कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको और किन टॉपिकों में वीडियोस चाहिए, हम उनमें भी वीडियोस बनाएंगे। अभी धीरे धीरे हम मैथ्स, रीजनिंग के वीडियोस भी आपके लिए लेके आएंगे, हिंदी के भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, और जो भी आपने, और आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो कोई भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम में उसको अपडेट करते हैं, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सजेशन हमें कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यह परिवार सिर्फ मेरा या मेरी टीम का नहीं है, यह परिवार हमारे सबका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो आप तक, अच्छी से अच्छी एजुकेशन आप तक पहुंचा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आई होप आप हमारी कोशिश को सराहेंगे। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।